आज हम चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड में नई सामान्य नागरिक संहिता आई हुई है और हमारे संविधान में भी एक यह व्यवस्था थी कि पूरे जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता नहीं बनी। इसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं। केवल भारतवर्ष में गोवा एक ऐसा राज्य था जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होती है, और क्योंकि गोवा हमारे भारत के जो संघ है उसमें बाद में मिला, इस कारण वहां पर जब वहां पुर्तगाली शासन था उस समय से वहां पर समान नागरिक संहिता चली आ रही थी। तो वो जब भारत में गोवा मिला तो तब से वो चली आ रही है। तो स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई। समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने 2,33,000 सुझाव इस समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए लिए, और उन्होंने जो है पूरे प्रदेश में अनेक बैठकें की और 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया इस समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए। लेकिन इस समिति ने अभी तक इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि उनको जो 2,33,000 सुझाव मिले, 2,33,000 सुझाव मिले, उनमें से कितने लोगों ने उत्तराखंड के यह चाहा कि हमारे उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होना चाहिए, या 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ जो उन्होंने इंटरेक्शन किया उसमें उत्तराखंड के कितने नागरिकों ने इस समिति को यह जानकारी दी कि लिव इन का पंजीकरण उत्तराखंड राज्य में होना चाहिए। मित्रों, आज सभी के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, और इस मोबाइल फ़ोन में यदि आप गूगल में सर्च करेंगे कि पूरे विश्व में लिव इन में रहने वाले जो कपल होते हैं उनका पंजीकरण कहाँ होता है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में कहीं भी लिव इन में रहने वाले जो जोड़े होते हैं, जो कपल होते हैं, उनका कहीं भी पंजीकरण नहीं होता है। केवल इंग्लैंड में जो लिव इन में रहने वाले कपल हैं वो लिव इन में आने से पूर्व अपनी लिव इन की शर्तों का पंजीकरण करवा सकते हैं। अब लिव इन में जैसे इकरारनामा होता है किराएदार और मकान मालिक के बीच में कि बिजली का बिल कौन भरेगा, पानी का बिल कौन भरेगा, टैक्स कौन देगा, इसी प्रकार से जो लिव इन में रहने वाले पार्टनर हैं उनके बीच में वहाँ इकरारनामा वो बना सकते हैं, उसका पंजीकरण करवा सकते हैं कि उनका घर का खर्चा कौन उठाएगा, पैसे कौन लाएगा, खर्चा कौन उठाएगा, यदि बच्चे होंगे तो उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनकी एजुकेशन पे खर्चा कौन करेगा। तो इस प्रकार की जो टर्म्स कंडीशन होती हैं इसके संबंध में वहाँ इकरारनामे का पंजीकरण होता है, लेकिन वहाँ भी लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। मुख्यतः पूरे विश्व में 3 प्रकार के धर्म हैं, उनमें क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम हैं और हिंदू हैं, कुछ संख्या में बौद्ध हैं, और किसी भी धर्म में लिव इन में रहने की अनुमति नहीं है, और इसी कारण पूरे विश्व में कहीं भी लिव इन में जो जोड़े रहते हैं उनके पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है और आश्चर्य का विषय है कि हम अपनी देवभूमि जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम संस्कृति के संवाहक हैं, और अपना जो उत्तराखंड है ये अपनी संस्कृति के लिए ही पहचाना जाता है, और इस संस्कृति वाले राज्य से एक नई पहचान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो बिना विवाह के जो जोड़े रह रहे हैं उनके पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। देखिए, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो इस प्रकार से अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उनके पंजीकरण की मेरे अनुसार इस प्रकार के गलत कृत्यों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है समाज में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो आने वाली पीढ़ियों पे बहुत बुरा पड़ता है। धीरे धीरे हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम में भी जो व्यवस्थाएं नहीं हैं वो व्यवस्थाओं को हम लागू करने वाला हम पहला प्रदेश बन रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, कुछ चीज़ें सरकार का ये मानना है कि यहाँ के जो महानगर हैं उनमें देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी विशेष रूप से उनका नाम लेते हैं कि इन महानगरों में बहुत से लोग बिना विवाह के एक साथ रह रहे हैं, और समय हमें उनकी आवश्यकता है, क्योंकि इसके कारण उनके बीच में विवाद बढ़ते हैं, और उनके जो इस लिव इन में रहने के कारण बच्चे वगैरह आ जाते हैं, उनके सामने आगे उत्तराधिकार की और इन चीज़ों की समस्या आ जाती है। तो ये जो सरकार का कहना है ये मेरे विचार से एक हास्यास्पद उनका तथ्य है, क्योंकि
इस प्रकार के जो जोड़े रह रहे हैं, यदि आपको उनका पता लगाना है तो हमारे यहाँ किराएदारी कानून है, जो पुलिस कानून, जो पुलिस का अधिनियम बना हुआ है, उसके अंतर्गत किराएदारों के वेरिफिकेशन की व्यवस्था है। तो कहीं पर भी यदि इस अवैध तरीके से लड़का लड़की कहीं भी कमरा किराए पर लेकर रहते हैं, तो किराए पर रहने वाले प्रत्येक किराएदार का वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के माध्यम से यदि लड़का लड़की इस तरीके से रह रहे हैं तो उसकी सूचना उनके माता पिता को दी जा सकती है, और ये बहुत सरल सा तरीका है। तो इसके माध्यम से ये व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन और दूसरा ये कहना है कि यदि लिव इन के माध्यम से यदि उनके बच्चे वगैरह पैदा हो जाते हैं तो ये माना जाता है, और कानून में भी ये व्यवस्था है कि लिव इन के माध्यम से या अवैध संबंधों से यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं होता है, और वो बच्चा अपने जो जैविक माता पिता हैं उनकी संपत्ति पे उत्तराधिकार रखता है। अभी आपने नारायण दत्त तिवारी जी का मामला देखा होगा। उनकी प्रेमिका से उनका एक बच्चा उत्पन्न हुआ था, और उस बच्चे ने तिवारी जी की प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा किया था, और वो प्रॉपर्टी उसे मिली भी थी। तो ये कानून में व्यवस्था है। तो ये कुतर्क इस संबंध में दिए जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार के अवैध इस प्रकार की जो व्यवस्था की जा रही है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि ये चीज़ माना जाए कि समाज में इस प्रकार से लड़का लड़की रह रहे हैं और आप पंजीकरण के माध्यम से ये व्यवस्था दे करके उन्हें एक तरीके से सरकारी मान्यता दे रहे हैं, और यदि उनको यह सरकारी मान्यता मिल गई तो भविष्य में ये जो है उनको सामाजिक मान्यता भी मिल सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें गलत हैं। अगर जुआ खेलना गलत है तो गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इसमें लाइसेंस दे करके कुछ लोग जुआरी का काम करेंगे। वेश्यावृत्ति का कार्य गलत है तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइसेंस दे करके आप वेश्यावृत्ति करवाएं। तो उसी प्रकार से लिव इन में रहने का जो तरीका है, यह भी जो है हमारा जो धर्म है वो जो है इसकी मान्यता नहीं देता है, और हमारी संस्कृति जो देवभूमि की संस्कृति है वो भी इसकी मान्यता नहीं देती है। तो इसको आप पंजीकरण के माध्यम से आप सरकारी मान्यता दे करके सामाजिक मान्यता देने का जो ये प्रयास कर रहे हैं ये बिल्कुल अनैतिक है। और सबसे पहले जब ये यूसीसी के प्राविधान आए थे तो सबसे पहले मैंने इस संबंध में आवाज़ उठाई थी, और इस संबंध में हमने यहाँ कोटद्वार में जैसे ही यूसीसी लागू हुआ था और इसकी बातें पता चली थी तो यहाँ पर जो कोटद्वार के विद्वत जन हैं उनके बीच में चर्चा की थी, और समय समय पर भी मैंने इस विषय पर अनेक वीडियो आप लोगों के मध्य प्रेषित किए हैं। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है ये मेरी निजी राय हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी निजी राय के साथ मैंने उत्तराखंड के जिन सदस्यों से, जिन प्रबुद्ध लोगों से, जिनसे भी इस विषय पर चर्चा की है, तो सभी का ये मानना है कि यह लिव इन के पंजीकरण की जो व्यवस्था की जा रही है ये उत्तराखंड की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, और सरकार को इसे हटाना चाहिए, या सरकार को यह खुलासा करना चाहिए कि सरकार ने समान नागरिक संहिता बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के बाद कितने लोगों ने लिव इन के पंजीकरण का सुझाव दिया था, कितने लोगों ने जो यहाँ पर बैठकें हुई थी जिनमें इन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन किया था, उसमें से कितने लोगों ने लिव इन के पंजीकरण की मांग उठाई थी। और यदि उससे यह लगता है, भाई हमें भी तो पता चले कि जो 2,33,000 सुझाव मिले हैं उनमें से हमें भी यह जानकारी पता चले कि उत्तराखंड के अधिकांश लोग लिव इन के पंजीकरण की व्यवस्था चाहते थे, और इतने लोगों ने सरकार को या उस लिव इन जो ये समान नागरिक संहिता बनाने के लिए जो समिति बनी थी उसको 2,33,000 लोगों में से इतने सुझाव मिले थे, या इतने लोगों ने इंटरेक्शन करके लिव इन के पंजीकरण की व्यवस्था बनाई थी। तो सर्वप्रथम इस तथ्य का खुलासा होना चाहिए, और इस तथ्य से यदि ये लगता है कि जनमत लिव इन के पंजीकरण के साथ था तो सरकार को तब हमें कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है हम लोग गलत हैं, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुमत का जमाना है, और यदि ऐसे में लगता है कि बहुमत लिव इन के पंजीकरण के साथ था तो तब लिव इन का पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन लिव इन के पंजीकरण से पहले इसका खुलासा होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा कानून आपने बना दिया, और इतने बड़े कानून बनाने के बाद आपने इस पर सदन में कोई चर्चा ही नहीं हुई, सदन में रखा गया और ये पास हो गया। अभी वक्फ संशोधन अधिनियम बन रहा है, रखा गया, उसके बाद उसको जो है जेपीसी की मीटिंग में रखा गया, और वहाँ पर उस पर सभी को मौका दिया गया कि आप अपने ये हमने कानून बना दिया है, इस पर यदि आपको कुछ कहना है तो आप अपनी बात को रखिए।
तो लोगों ने वहाँ पर जेपीसी के समक्ष अपनी बात को रखा और उसके बाद जो भी वो जो कमेटी है वो उस पर सभी लोगों के विचारों को तय करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। अब तब सरकार उसमें यदि कोई संशोधन करना है या नहीं करना है तब तय करेगी। तो इतना बड़ा कानून आपने बना दिया और इस कानून के बनाने के बाद भी आपने जो है इसको सार्वजनिक रूप से रखा नहीं, सीधे कानून ला करके एक कमेटी 5 लोगों की बनाई और उसने जो है कानून बना के थोप दिया पूरे उत्तराखंड के समाज पर। कम से कम उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, सदन पे चर्चा होनी चाहिए थी और लोगों के बीच में कानून रखा जाना चाहिए था। बनाने से पहले आपने सब लोगों से सुझाव ले लिया, तो बनाने के बाद भी तो आपको एक समाज के सामने, यहाँ की जनता के सामने उस कानून को रखना चाहिए था कि भाई आप लोगों के सुझाव से हमने ये कानून बनाया है, अब आप लोगों के ये हमने बना के रख दिया है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, तो ये सुझाव भी आप लोगों को लेने चाहिए थे। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, लेकिन समान नागरिक संहिता में आज जो है इसमें जो विवाह तलाक का कानून और उत्तराधिकार कानून को शामिल किया गया, लेकिन इसमें संरक्षण यानी गार्जियनशिप का कानून इसमें नहीं रखा गया। अब गार्जियन और इसके अलावा जो है जो गोद लेने का कानून है वो केवल हिंदुओं के लिए है, उस कानून को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मुस्लिम और ईसाई का जो पर्सनल लॉ है उसमें यह लोग अपने किसी धर्म के किसी व्यक्ति के या किसी अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, तो केवल हिंदू ले सकता है। हिंदुओं के लिए हिंदू एडॉप्शन एक्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर उनको जो है ये अधिकार मिलना चाहिए था, गोद में बच्चे को गोद में लेने का अधिकार मिलना चाहिए था। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस विषय पर जितने मुस्लिम संगठन हैं केवल उनको विवाह और तलाक की बात पर लेकर के आंदोलनरत हैं कि साहब ये गलत है, ये सही है, लेकिन ये जो बात है इस बात को कोई नहीं उठा रहा है कि जो यहाँ का मुस्लिम समाज है उस और या जो ईसाई समाज है उसको बच्चे को गोद लेने का अधिकार उनको मिलना चाहिए था। इस विषय पर वो लोग चुप हैं। इसके अलावा गार्जियनशिप का अधिकार है। मुस्लिम महिलाओं के साथ तो इतना ज़्यादा अन्याय होता है कि वो अपने बच्चे की प्राकृतिक गार्जियन भी नहीं बन सकते, जिसे नेचुरल गार्जियन बोलते हैं, वो तक नहीं है। तो ये अधिकार वहाँ पर मुस्लिम महिला को मिलना चाहिए था, तो ये अधिकार वहाँ तक नहीं मिला है। तो मेरी ये राय है कि एक यह आधा अधूरा कानून बना हुआ है, इस विषय को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जो लिव इन के पंजीकरण की व्यवस्था है इसको इस कानून से तत्काल हटाया जाना चाहिए। और इस विषय पर आपकी क्या राय है, मैं यह भी आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।